फिर आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, इसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी। तो 1830 में क्या हुआ था, चाइना के साथ और टी के साथ मोनोपोली मिली थी, तो अब इस मोनोपोली को भी 1833 में खत्म कर दिया जाता है एंड प्योरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। मतलब इसका कमर्शियल फंक्शन था, जो मोनोपोली जो मिली थी वो खत्म कर दिया, प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और इसमें सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है 1833 में, सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच जाता है। एंड जो बॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे होता है, मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर चली जाती है, लेजिस्लेटिव पावर चली जाती है। पूरी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वही रूल्स बनाएंगे, वही इंप्लीमेंट होंगे बॉम्बे एंड मद्रास में। तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच जाता है अपने टाइम। और गवर्नर जनरल, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास के सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। वो तो हो गए थे 1773 से, लेकिन अब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी चलेगी और उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा, मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बैंटिक। तो बैंटिक था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल भी बैंटिक ही था। तो ये सेंट्रलाइज कर दिया, तो पूरी जो पावर आ गई किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर, पूरी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट की पावर, और रेवेन्यू की पावर, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू पूरी पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू की पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है, पूरी इंडिया की। इसने कोशिश की जो ओपन कंपटीशन आ जाए सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो कोशिश हुई थी ओपन कंपटीशन आ जाए कि इंडियंस भी सिविल सर्वेंट्स बन पाए, लाइक IAS IPS। लेकिन ये अपोजिशन बहुत ज्यादा हुआ, तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ 1833 में। 1833 में ये नहीं इंट्रोड्यूस हो पाया ओपन सिविल सर्वेंट तो 1833 से द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास पूरी पावर आ गई, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू, पूरे बंगाल की नहीं, पूरे इंडिया की सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू पावर आ गई, सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू। इसमें बोला गया कि इंडियंस को डिबार नहीं करना चाहिए फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत अपोजिशन आया। तो ये 1853 में फिर ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है सिविल सर्वेंट्स का। तब इसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4th मेंबर फिर से ऐड कर दिया। तो पहले 3 मेंबर कर दिए थे, 3+1, अब इसको फिर से 4+1 कर दिया। एंड 4th मेंबर कोर्स होगा, ये लॉ मेंबर होगा, लॉ मेंबर। तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, TB मकौले। तो TB मकौले फर्स्ट ये लॉ मेंबर था। एंड इसमें फर्स्ट लॉ कमीशन बनती है 1834 में। तो 1834 में अपनी फर्स्ट लॉ कमीशन बनती है। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लॉ मेंबर आ गया, मतलब ये लॉ बनाएगा, मतलब थोड़ी लेजिस्लेटिव पावर स्टार्ट होगी। लेकिन 1853 में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होते हैं, ये 13 में लॉ मेंबर ऐड कर दिया जाता है एक। फिर इसमें जो चार्टर, इसमें बोला कि चार्टर ऑफ 1833, उसने बोला यूनिफॉर्म एंड कोडिफाइड लॉ इंडिया होंगे। तो इंडिया में जो भी लॉ होंगे वो यूनिफॉर्म और कोडिफाई होंगे, उन्हें अच्छे से कोडिफाई किया जाएगा। ये किसने बोला, चार्टर 1835, मेड अ प्रोविजन फॉर द यूनिफॉर्म एंड कोडिफाइड लॉ इन इंडिया, मेड अ प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म एंड कोडिफाइड लॉ इन इंडिया। फिर कहता है लॉर्ड मकौले का मिनट, लॉर्ड मकौले की मिनट ये 1835 में स्पीच दी थी लॉर्ड मकौले से। बोलता है कि सारे वेस्टर्न साइंसेस की अगर चीज़ें, जितनी इंडियन लिटरेचर सारी लिटरेचर मिला के वो इंग्लिश की एक किताब के भी बराबर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इंडियन सिस्टम बेकार है। तो ये लॉर्ड मकौले का मिनट था। तो उसने बोला कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो उसने बोला कि मास एजुकेशन के लिए नहीं बोला। तो लॉर्ड मकौले को क्या बोला कि हमें सिर्फ कुछ इंग्लिश स्कूल खोलने चाहिए और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन छोड़ दिए कि हम कुछ इंग्लिश लोग को पढ़ाएंगे, वो नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे। तो इन्होंने बोला इंग्लिश एजुकेशन बोला, तो मास एजुकेशन को इन्होंने निगलेक्ट किया। मास एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन बोला कि कुछ स्कूल खोले जाएं जिसमें सिर्फ कुछ इंग्लिश कॉलेजेस खोले जाएं, इंग्लिश स्कूल एंड इंग्लिश कॉलेज। तो बस ये बोला, इन्होंने बोला मास एजुकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लेके आए। उन्होंने बोला कि हम कुछ लोगों को एजुकेट करेंगे, वो ब्रिज का काम करेंगे, जो ज़्यादातर अनएजुकेटेड इंडियंस है। तो ये हम ब्रिटिशर्स हैं, फिर ये जो मिडिल इंडियंस होंगे थोड़े बहुत एजुकेटेड, फिर ये अनएजुकेटेड इंडियन जो पुअर इंडियंस हैं, इनके साथ लिंक का काम करें। तो मास एजुकेशन को निगलेक्ट किया था लॉर्ड मकौले मिनट ने। फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि हम थोड़े लोगों को एजुकेट करेंगे, वो नीचे लोगों को एजुकेट करेंगे, और ये जो लोग होंगे वो होंगे इंग्लिश इंडियन इन ब्लड तो इंडिया होगा, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स, इंटेलेक्ट, जो फिर क्या करेंगे, वो लिंक का काम करेंगे। तो गवर्नमेंट एंड मासेस के बीच में इंटरप्रेटर का काम करेंगे, और इनको नॉलेज दी जाएगी वेस्टर्न साइंसेज, लिटरेचर। तो इसे बोला वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर की नॉलेज फिर इनसे मासेस पे जाएगी, तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये लॉर्ड मकौले मिनट की है। लाटे मैट कैफ आता है 1835 to 36, ये एक ही साल रहा, सर चार्ल्स मैट कैफ एक साल के लिए रहा मैट कैफ 1835
टू 1836। तो ये इसके टेम्पररी पोस्ट के लिए बुलाया गया था। इसमें रेस्ट्रिक्शन वर्नाकुलर प्रेस के लिए हटा दी। वर्नाकुलर प्रेस पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी थी, वो हटा दी गई इसके टाइम 1835 टू 1836। तो इसकी प्रेस पे तो इसे बोलते हैं लिबरेटर ऑफ द प्रेस, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे बहुत रेस्ट्रिक्शन लगी, तो लिबरेटर ऑफ प्रेस बोलते हैं लॉर्ड मैटकफ को। तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए आया था 1835 टू 1836 एंड इसे बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस। फिर लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम आएगा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 टू 42, ये काफी टाइम तक रहा 1836 टू 1842। तो इसने ग्रेट गेम स्टार्ट किया। ग्रेट गेम क्या था कि जो रशिया थी वो एक्सपेंड करना चाहता था। रशिया और ब्रिटेन के बीच में वॉर था, तो रशिया चाहता था कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से आके ईरान में आके ये जो वार्म वाटर पोर्ट है, तो वार्म वाटर पोर्ट उसका एक्सेस मिल जाए, क्योंकि रशिया में यहाँ पे सब कोल्ड है, तो यहाँ पे कोई पूरे साल पोर्ट नहीं चलता है। तो इसलिए रशिया, तो ब्रिटिश को लग रहा था ये अफगानिस्तान में आएंगे रशिया वाले और फिर वार्म वाटर पोर्ट का एक्सेस चाहेंगे, तो ब्रिटिश इसलिए ग्रेट गेम स्टार्ट होता है। तो ये और लॉर्ड ऑकलैंड कब से आए थे 1836 टू 42। तो फिर और जब वॉर कब तक होता है अफगानिस्तान का 38 42। तो ये फर्स्ट अफगान वॉर होता है एंड इसमें ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हाल होती है 38 टू 42। तो ये फर्स्ट अफगान वॉर होता है, लेकिन इसमें अफगान जीतते हैं। तो 3 सालों बाद ब्रिटिशर्स हारते हैं 1838 टू 42। फिर ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम। तो ऑकलैंड ने सब कुछ अकोली पे सर डाल के अफगान के साथ वॉर करके सब कुछ खराब कर दिया, तो हार जाते हैं 1832 38 टू 42, ये वॉर होता है। फिर ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है महाराजा रणजीत सिंह, तो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह है, इनके साथ शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान के साथ, और इंग्लिश यहाँ पे। तो इंग्लिश महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान, इनके साथ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है ऑकलैंड के टाइम, जो था 36 टू 40। आता है लॉर्ड एलनबर्ग कब आता है 1842 टू 1854। इतनी बुरी हार के बाद ऑकलैंड को बुला लिया जाता है अफगानिस्तान वॉर के बाद, तो ये लॉर्ड एलनबर्ग आता है। फिर लॉर्ड एलन बोरो, तो ये क्या करता है 1842, ये जो अफगानिस्तान में इंडियन जो ब्रिटिश ट्रूप थे उनको वापस बुला लेता है। और फिर ये सिंध को, ये जो ये इंडिया का एरिया है, यहाँ पे ये इंडिया है, तो यहाँ पे सिंध वाला एरिया को एनेक्स कर लेता है। तो कौन एनेक्स करता है? चार्ल्स नेपियर के अंडर, चार्ल्स नेपियर। तो ये सिंध को एनेक्स कर लेता है अंडर चार्ल्स नेपियर। तो ये किसके टाइम होता है 1842 84 42 44। कौन है? लॉर्ड एलनबर्ग। फिर लॉर्ड एलनबर्ग के आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे। तो लॉर्ड हार्डिंगे 4 साल तक रहते हैं 1844 टू 1848। लॉर्ड हार्डिंगे 1844 टू 1848। तो इनके टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। इसमें कौन जीतता है? ब्रिटिश जीतते हैं। तब तक महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, तो बोलते हैं चलो अब जीत लेते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंगे ये दूसरे हार्डिंगे, एक बाद में भी लॉर्ड हार्डिंगे आते हैं, वो 1911 में इन पे अटैक होता है जब ब्रिटिश निकाले जाते, तो वो अलग लॉर्ड हार्डिंगे थे। लॉर्ड हार्डिंगे दूसरे थे 1844 टू 1848 एंड ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है इनके, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम, ट्रीटी ऑफ लाहौर, और ब्रिटिश जीतते हैं।